या आज रामायण का कुछ इस प्रकार से सबसे पहले पोस्टर रिलीज होते हुए आज रामायण नाम की फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ। 30 जुलाई सुबह 4:15 बजे दुनिया भर के अंदर इसे ब्रह्म मुहूर्त कहकर लॉन्च किया गया। ट्रेलर हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम समेत एक साथ कई डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर रिलीज कर दिया गया। क्योंकि हिंदू परंपराओं में सुबह 4 से 5 का मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है, इसलिए इसी मान्यता को ध्यान में रखते हुए मेकर्स ने यही टाइम चुना। रणवीर कपूर को भगवान राम बनाया गया और यश को यहां पर रावण का रोल करते हुए दिखाया गया है। ये सारे वो किरदार हैं जो इस फिल्म के अंदर रोल प्ले करते हुए आ रहे हैं। इस ट्रेलर में जिन जिन का अभिनय सबसे ऊपर आया, उनमें यश जो कि दक्षिण के सुपरस्टार हैं, इन्होंने रावण का किरदार निभाया। लोगों ने इनके ट्रेलर से ही इनके किरदार को पहले ही हाईलाइट कर दिया कि भैया टिक, मतलब रावण के किरदार में आपने जान भर दी है। वहीं दूसरी तरफ रणबीर जो कि फिल्म में भूमिका निभा रहे हैं भगवान राम की, इनसे अपेक्षाएं, क्योंकि राम एक इतना बड़ा किरदार है कि उनके अभिनय में अगर कोई भी व्यक्ति, इंसान यदि कोई एंट्री करेगा, तो भगवान वर्सेस इंसान की जो लड़ाई है, जिसको भगवान भी खुद पूरा जब यहां भारत में थे, जब अपने जीवंत काल में थे, तब भी लोगों को यह डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा था कि भगवान इंसान के रूप में कैसे हैं। और जब कोई पर्दे पर उन्हें किरदार में उतारने का प्रयास करेगा तो अपेक्षाएं उसी स्तर की रहेंगी। और जब अपेक्षाएं उसी स्तर की हैं, तो रणवीर से अपेक्षाएं राम के चरित्र की थी, राम के व्यक्तित्व की थी। तो कहीं ना कहीं वो इस जगह इस बोझ को उठाते हुए ट्रेलर में नहीं दिखाई दिए। इसके बाद साई पल्लवी जो कि सीता जी का, क्योंकि अगेन एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व, किया के राम की बात होती है, तो ऐसे बड़े व्यक्तित्व को एक फिल्म स्टार ने जब निभाने का प्रयास किया है, तो लोग छोटी छोटी बातों पर भी कि सीता के बालों में इस तरह से क्यों, मतलब बाल क्यों घुंघराले हो रखे हैं, करली बाल तो नहीं थे, इस बात से, क्योंकि इतने अफेक्शनेट हैं रियल में उस व्यक्तित्व से, उस चरित्र से, उस जीवंत काव्य से, जिसे आप और हम हर दिन सुनते पढ़ते बड़े बड़े हुए हैं। तो हर एक चीज एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी का जब भी कंपैरिजन होगा, तो इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं आएंगी। चलो फिर भी, जहां तक एक बार फिल्म को बनाने के प्रयास में तमाम किरदारों के द्वारा फूकी गई जान हो, ये एक अपना प्रयास और अपना स्तर हो सकता है। लेकिन लड़ाई जहां आकर खड़ी होती है वो ये कि तमाम बेहतर प्रयास, ऑस्कर विनर ए आर रहमान इसके अंदर, ए हैंस जिमर जो है इसके अंदर म्यूजिक दे रहे हैं, वो कंपनीज इसके अंदर काम कर रही हैं जैसे DNEG जिसका विजुअल इफेक्ट यानी VFX, जिसके कारण उन्हें ऑस्कर विनिंग कंपनी बनाया, वो सब कंपनियों ने इस मूवी के अंदर काम किया है। और जो मूवी बना रहे डायरेक्टर हैं नितेश तिवारी, वो भी ऑलरेडी बहुत अच्छी अच्छी फिल्म डायरेक्ट कर चुके हैं, इंक्लूडिंग दंगल जो कि हाईएस्ट ग्रॉस रेवेन्यू के लिए जानी जाती है, वो दंगल बना चुके हैं। चिल्लर पार्टी, भूतनाथ रिटर्न्स, तमाम छिछोरे जैसी फिल्में वो बना चुके हैं। तो बतौर निर्देशक उनके पास तजुर्बा भी बहुत अच्छा है। अपने लेखक के रूप में, निर्माता के रूप में, कई बड़ी बड़ी उपलब्धियों के रूप में नितेश तिवारी जाने जाते रहे हैं। और उन्होंने फिलहाल रामायण जो 4,000 करोड़ का बजट है, इसे 2 पार्ट में रिलीज करने का निर्णय लिया है और पहला पार्ट इसका इस दिवाली आ जाएगा। रामायण का पहला पार्ट जब रिलीज होगा तो ये IMAX 2D पर रिलीज होगा। 2D के अलावा 3D पर भी ये फिल्म रिलीज होगी। अब बाय द वे ये IMAX क्या है? असल में IMAX फिल्म को दिखाने की इमेज मैक्सिमाइजेशन की एक तकनीक है। आसान भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में कहें तो आप अपने मोबाइल में जब कैमरा से फोटो शूट कर रहे होते हैं, तो फोटो से जो फील आप जनरेट करना चाहते हैं, कहते हैं ना जितना अच्छा कैमरा होगा, जितनी अच्छी पिक्चर क्वालिटी होगी, आप उसके उसके बाद बनी हुई पिक्चर को कितना रियल फील कर पाते हैं। यही तो सही मायने में पिक्चर फूट फोटो होती है। अगर एक कैमरे से आपने कोई पिक्चर कहीं की भी खींची, वो खींची हुई पिक्चर देखकर आपको यह एहसास हो कि ये तो एकदम रियल है, बस वो जो रियल और नकली के बीच का अंतर है, उसे शायद बहुत हद तक IMAX मिटा देता है। मतलब इमेज मैक्सिमाइजेशन के लिए जाना जाता है। कहते हैं कि इसका जो पर्दा होता है ना, क्योंकि जिस रील पर, जिस कैमरे पर इसे शूट किया जाता है, वो दुनिया के बहुत कम देशों के पास में वो तकनीक है जो इस कैमरे से शूट हुई फिल्म को सही में दिखा सके। भारत के अंदर जो कैमरा शूट करके लाएगा, जो दिखाएगा, वो 1.93:1 का होगा, मतलब 2:1 का लगभग, मतलब पर्दा साइज होगा। यूं करके और यूं करके अगर आप देखें तो 2 गुना लंबा और 1 गुना चौड़ा, इस तरह से इसकी वो होगी। लेकिन रियल में जो क्रिस्टोफर नोलन शूट करते हैं जिस जगह में, वो 1.5:1 का होता है एक तरह से, यानी कि पर्दे की जो चौड़ाई है वो अगर 1.5 है तो ऊंचाई 1 है। इसलिए मतलब जो सिनेमा बनाया जाता है, जहां पर इसे बनाया जाता है, वो ऑडिटोरियम स्टाइल भी अपने आप में बहुत बड़ी हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपको 1.5:1 के हिसाब से दिखाना है, तो तुलनात्मक रूप से आपको पर्दा बड़ा रखना होता है। और ऐसा करते करते भारत का एक भी सिनेमा ऐसा नहीं है, कमर्शियल सिनेमा, जो IMAX के ऊपर फिल्म दिखा सके। यानी कि जो क्रिस्टोफर नोलन शूट करके जिस कैमरे से लेकर आ रहे हैं रियल फीलिंग के लिए,
वो हिंदुस्तान में एक भी सिनेमा करने की स्थिति में नहीं है। अहमदाबाद के अंदर एक सिनेमा है, लेकिन वो सरकारी है, जो कि शॉर्ट फिल्म चलाता है, जिसके ऊपर कमर्शियल फिल्म्स नहीं चलती। तो इंक्लूडिंग भारत की बात हो गई। दुनिया की अगर हम बात करें, तो दुनिया के केवल 90 देशों में लगभग 1700 के आसपास ऐसी स्क्रीन बताई गई हैं, जहां पर यह चीज चलाई जा सकती है। आप सोचिए, इसके बावजूद एक डायरेक्टर ने एक फिल्म बनाई। अब क्रिस्टोफर नोलन जो है, वो जाने किस बात के लिए जाते हैं? बहुत सी हॉलीवुड की ऐसी फिल्में हैं, खुद को भी ऑस्कर मिल चुका है। बहुत सी हॉलीवुड की, जिसमें से डार्क नाइट है, इंसेप्शन है, ओपनहाइमर है। इन सब फिल्मों के लिए उन्हें बहुत ज्यादा इज्जत प्राप्त है। उन कहानियों को पर्दे पर दिखाने के लिए, आईमैक्स का अधिकतम इस्तेमाल करने के लिए उनकी एक लीगेसी बन चुकी है कि जब वो लाएंगे तो पूरी दुनिया के अंदर पिक्चर की चर्चा होगी। तो एक प्रकार का इमेज फॉर्मेट, जो साधारणतया ऊंचाई और चौड़ाई के मामले में 18 मीटर ऊंचा और 24 मीटर चौड़ा होता है, ये सबसे बड़ी स्क्रीन जर्मनी के लियोनाल बर्ग में रखता है, जहां पर 38.8 मीटर ऊंचाई और 21 मीटर चौड़ाई की आईमैक्स थिएटर मौजूद है। साधारण थिएटरों में फिल्म 35 पर दिखाई जाती है, जो वर्टिकली प्रोजेक्ट होती है। ठीक है। अगर दुनिया भर में अगर हम बात करते चलें, तो फिल्मों को वर्टिकल दिखाया जाता है, लेकिन जो आईमैक्स है वो इसको बड़ा दिखाने के लिए जाना जाता है। तो मतलब ये और अच्छी फीलिंग के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि स्क्रीन पर कलर बैलेंस रखने के लिए थिएटर में एक साथ दो प्रोजेक्टर चलाए जाते हैं। कहते हैं कि इसको आप किसी भी सीट से बैठकर देखें तो एक जैसा ही फील आपको देती है। जैसे किसी जगह को आप देख रहे हो तो सामने से देखने की जरूरत नहीं है, कोने से भी आपको वो जगह वैसी ही दिखेगी। ऐसे ही आईमैक्स थिएटर के बारे में कहा जाता है कि आप कहीं से भी बैठ करके उस फिल्म को देखें तो आपको वो फिल्म एक जैसा एक्सपीरियंस देगी, और फुसफुसाहट तक की आवाज आपको रियल महसूस कराएगी, थिएटर के किसी भी कोने में आप अगर बैठकर देखते हैं। इसीलिए आईमैक्स थिएटर्स को एक अलग वैल्यू है। आईमैक्स थिएटर में कुछ फिल्में, जैसे अगर मैं आपको आईमैक्स पर्दे पर अवतार को दिखाऊं, तो वो ऐसे दिखती, जबकि स्टैंडर्ड स्क्रीन पर वो इतनी स्ट्रेच और इस तरह से दिखाई देती है ना। तो फिल्म की ऊंचाई को आप समझ सकते हैं। तो ये बेटर एक्सपीरियंस के लिए जानी जाती है। इसके दो एस्पेक्ट रेशो, 1.43 रेशो 1 और 1.90 रेशो 1, ये दो रेशो है। इंडिया में 1.90 वाले तो फिर भी शोरूम मतलब थिएटर्स मौजूद हैं, लेकिन ये वाला जो 1.43 रेशो 1 है, ये वाले नहीं है। हमारे यहां पर 70 आईमैक्स और नॉर्मल थिएटर्स की बीच की लड़ाई चली आ रही है। खैर, क्योंकि ये थिएटर बहुत मुश्किल से बनाना है, क्योंकि हर फिल्म आईमैक्स उस कैमरे पर शूट नहीं हो सकती, इसलिए कमर्शियल वायबल नहीं होता। इसीलिए कभी कभार कुछ फिल्में आती हैं जो दिखाई इस पर जा सकती हैं, इसीलिए इनके टिकट्स भी महंगे होते हैं। और इसीलिए टिकट्स महंगे होते हैं, तो जो पिक्चर प्रेमी इसको रियल में फील करना चाहते हैं, वो इसको देखने के लिए इधर उधर मूव करके जाते हैं। लगभग दुनिया में 1750 आईमैक्स थिएटर्स हैं 90 देशों के अंदर, दुनिया भर के अंदर, जहां पर फिल्म को 70 में दिखाया जाता है। जहां तक बात हो भारत की, भारत में एक भी थिएटर नहीं है। हाँ, जो 1.43 रेशो 1 के साथ में है, वो साइंस सिटी आईमैक्स अहमदाबाद के अंदर है, लेकिन वहां पर कमर्शियल फिल्मों का संचालन नहीं होता। ठीक है साहब। अच्छा, अब बात कर लेते हैं, जब ओडिसी की बात हो गई, ओडिसी बनाने वाले निर्माता की बात हो गई, तो अब थोड़ा हम रामायण के ऊपर भी आ जाते हैं और सवाल इसको जानने का प्रयास करते हैं कि आफ्टर ऑल हम क्यों नहीं बना पाते, हमारे साथ दिक्कत कहां आती है। आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट पता होगा, हॉलीवुड वालों के पास में स्टोरी या इतिहास है ही नहीं। वो एक काल्पनिक इतिहास को इतना जीवंत बनाते हैं कि लोग फिर उसमें रियल मानने लगते हैं। अगर तुलनात्मक रूप से आपको मैं दिखाऊं, तो बाहुबली अगर फिल्म आपने देखी हो, तो बाहुबली के अंदर जो माहिष्मती की कल्पना आपके दिमाग में साकार की गई है, कि आपके दिमाग में माहिष्मती नाम से अब एक साम्राज्य चलने लगता है, आप इतिहास में गूगल करने लगते हैं। वो भाषा जो बाहुबली के अंदर टिट्टा की भाषा है, जो वो बोलता है टैटा करके, वो भाषा वो उस फिल्म के लिए विशेष रूप से क्राफ्ट की गई है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर फिल्म को बिल्कुल फिल्म की तरह से दिखाने का प्रयास हो, तो इस लेवल तक की मेहनत होती है जो बाहुबली के अंदर हुई है। इसीलिए बाहुबली सीरीज चल पाई, बाहुबली के ऊपर कई आइटम्स निकल कर आ पाए, आने वाले समय में और भी उसके अंदर फिल्में ऐड की जा सकेंगी। हॉलीवुड तो ये सारी चीजें शुरुआत से बिल्कुल काल्पनिक रूप से ही लेकर चलता है। बहुत रेयर होता है। ओडिसी के अंदर ऐसा हुआ है कि उन्होंने 3000 साल पहले का ग्रीक इतिहास प्रदर्शित किया, जिसके चलते नोलन को ग्रीक प्राइम मिनिस्टर ने बाकायदा धन्यवाद दिया है कि आपने हमारा इतिहास दुनिया के सामने रखा, और इस वजह से, इस इतिहास को दिखाने की वजह से अब ग्रीक इतिहास को जानने में लोगों का रुचि बढ़ा है। अमेजन पर किताबें अचानक ग्रीक हिस्ट्री की बिकने लगी हैं। लोग जानना चाहते हैं कि आफ्टर ऑल था क्या। इसका मतलब जो सिविलाइजेशन बिल्डिंग करते हैं ये लोग, वो नेक्स्ट लेवल पर करते हैं। जैसे जब दो लोगों ने द लॉर्ड ऑफ रिंग्स नाम से फिल्म देखी, तब उन्होंने मिडिल अर्थ नाम की एक दुनिया में प्रवेश किया, जिसका वास्तविकता में कोई एग्जिस्टेंस नहीं था। ठीक इसी प्रकार से न्यूजीलैंड के अंदर हॉबिंटन देखने के लिए लाखों लोग जाते हैं। ये एक काल्पनिक तरीके से फिल्म का बनाया हुआ सेट था।
जिसमें किसी कलाकार को मतलब किसी डायरेक्टर ने फिल्म के लिए इस क्राफ्ट को बनाया था, इस तरह से कि बौने लोग अगर रहें तो कैसी जगह पर रहते होंगे। आज न्यूजीलैंड घूमने वाले लोग इस जगह जाकर के देखते हैं कि बताइए वो जगह कैसी है। मतलब आपने कहानी को बनाने से पहले कहानी के आसपास के पूरे माहौल को बनाया। नोलन जो कर रहे हैं वो काम होता आया, लेकिन जहां बात हमारे हिंदू महाकाव्य की हो, वास्तविकता में भारत के इतिहास की हो, अगर भारत के इतिहास में रामायण और महाभारत है, तो आप महाभारत के अर्जुन के अंदर अर्जुन और दुर्योधन की लड़ाई को केवल लड़ाई नहीं दिखा सकते। आप उसमें हस्तिनापुर दिखा सकते हैं, इंद्रप्रस्थ दिखा सकते हैं, द्वारका, मगध, गांधार, पांचाल। आप इनके डिफरेंट कल्चर्स को, सिविलाइजेशंस को कैमरे पर शो कर सकते हैं। आपके क्राफ्ट से सामने वाले को समझ में आए कि वहां पर महल कैसे हो सकते हैं, कपड़े किस तरह से अलग पहने पहने जाते हैं। आपका सीन बदलते ही वो ऑटोमेटिक चला जाए। जब आदि पुरुष नाम से फिल्म आई, तो उस आदि पुरुष नाम की फिल्म में ना तो राम के साथ जस्टिस किया गया और ना ही रावण के साथ। जिस तरह से इसे दिखाने का प्रयास हुआ, बिल्कुल हास्य के पात्र लगे। मतलब केवल आप एक्टर देखिए, एक्टर की एक्टिंग देखिए, आपको जो पूरी कथा है उस कथा के इर्द गिर्द कुछ नहीं दिखाई दिया। ठीक इसी तरह से हम माइथोलॉजी वर्सेस साइकोलॉजी की जब बात करते हैं, तो हॉलीवुड माइथोलॉजी को मानव मनोविज्ञान की कहानी मानता है और भारत अक्सर उसे केवल धार्मिक कथा तक ही सीमित रख देता है। मतलब हमारे लिए एक धार्मिक कथा और उन लोगों के लिए एक साइकोलॉजी, इन दोनों के अंतर को इस तरह से समझिए कि अगर स्टोरी टेलिंग की थ्योरी को पकड़ा जाए, तो किसी संस्कृति को मानव समाज के प्रतिनिधि के रूप में दिखाया जाना चाहिए। जब बात इसी फिल्म की हो, तो यहां पर ग्रीक का योद्धा दिखाने के लिए एचएलएस को प्रयास किया गया, लेकिन वो अहंकार, वीरता, मृत्यु के भय के प्रतीक के रूप में है। ओडिशियस केवल यहां राजा नहीं दिखाया गया नोलन के अंदर, वो घर लौटने की मानव इच्छा का प्रबल प्रतीक बनकर के दिखा है। थॉर को केवल देवता नहीं दिखाया गया, बल्कि शक्ति और जिम्मेदारी के संघर्ष का प्रतीक दिखाया गया। वहीं अगर हम महाभारत की बात करें, तो हमारा जो कर्ण है वो केवल योद्धा नहीं है, वो उस व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है जिसे प्रतिभा होने के बावजूद जन्म के आधार पर स्वीकार नहीं किया गया। आज की दुनिया में करोड़ों ऐसे लोग हैं जिनके साथ ये सब होता है। भीष्म केवल प्रतिज्ञा लेने वाला योद्धा नहीं है, वो एक ऐसे व्यक्ति का प्रतीक है जिसके निर्णय की जो कीमत है उसने पूरी जिंदगी चुकाते हुए पूरा किरदार निभाया। द्रौपदी एक केवल रानी नहीं, सत्ता, सम्मान और संघर्ष का चेहरा है। श्री कृष्ण भगवान तो है ही, लेकिन किरदार केवल भगवान का नहीं, वो एक सफल कूटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ और नेतृत्व की सबसे बड़ी कहानी बनकर निकलते हैं। तो ऐसे में इन किरदारों को जब गढ़ा जाता है, तो कहीं ना कहीं बस वो इतना ही दिखा दिया जाता है कि भीष्म ने प्रतिज्ञा ली थी, द्रौपदी एक रानी थी, इस तरह से दिखाकर भगवान कृष्ण थे। आप ये भूल जाते हैं कि उसके पीछे भी एक पटकथा है, आप उसे प्रेजेंट करने कब निकले। और अक्सर हमारी फिल्मों में वो जो धार्मिक एसेंस है ना, उसे देने का प्रयास रह जाता है। हम ये भूल जाते हैं कि भगवान कृष्ण के साथ साथ वो एक सफल कूटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ भी थे। उनकी कथा को कितना अच्छे से, इसीलिए हॉटस्टार के ऊपर अगर आपने सौरभ जैन अभिनीत भगवान कृष्ण का रोल देखा हो, जिसमें उन्होंने महाभारत के अंदर रोल प्ले किया है, वो बहुत जीवंत लगता है, क्योंकि वहां पर वो भगवान से ज्यादा, देवत्व से ज्यादा उस किरदार में अपनी कूटनीति, अपनी राजनीति, अपनी सूझबूझ, अपने विचारों से लोगों को प्रभावित कर रहे होते हैं। ये क्राफ्ट है, इसको इस तरह से दिखाया जा सकता है। तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट कि हॉलीवुड वर्सेस बॉलीवुड की जब बात होती है, तो हॉलीवुड जब फिल्म बनाता है तो वो केवल एक सेट नहीं क्रिएट करता है, वो एक आईपी क्रिएट करता है कि यदि ये बना दी, जैसे आज से 2008 में आयरन मैन फिल्म बनकर आई थी, तो उसका सीरीज चला आ रहा है। लोग आज भी आयरन मैन का नाम सुनकर के उससे जुड़ी हुई तमाम चीजों को आज भी रिलेट कर पाते हैं। यूनिवर्स डेवलप करते हैं, मार्वल सिनेमा एक यूनिवर्स है, यहां पर लॉन्ग टर्म इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनाई जाती है। हैरी पॉटर के ऊपर सीरीज चली आ रही है, काल्पनिक है, फिक्शन है, लेकिन लोगों को जीवंत में जीना है, उन्हें लगता है कि यही है। जैसे बाहुबली के बारे में मैंने आपसे कहा कि माहिष्मति लगता है कि जीवंत है, वो लोग इस तरह से काम करते हैं। भारतीय सिनेमा के लिए अब एक बहुत बड़ा चैलेंज क्या रखा है, उन्हें किसी ने कहा कि तकनीकी के अंदर वीएफएक्स है, जिससे आप उन चीजों को दिखा सकते हैं जिन्हें वास्तविकता में नहीं दिखाया जा सकता। जैसे अगर किसी राक्षस को बहुत अति दानव रूप में दिखाना है तो कैसे दिखाओगे? अगर रावण को आपको बहुत बड़ा ही दिखाना है, विशाल दिखाना है, पहाड़ दिखाना है, भगवान हनुमान जी अगर पहाड़ उठाकर चल रहे हैं तो कैसे दिखाओगे? वीएफएक्स से संभव है। ठीक बात है, तकनीक है, तकनीक से किसी को लड़ाई नहीं है, लेकिन इस तकनीक को उठाया और एज इट इज इंप्लीमेंट कर दिया तो उसकी आत्मा मर जाती है। क्योंकि हमारे स्टोरी टेलर्स को जब भी आप सुनेंगे कहानी के लिए, तब वो कहेंगे कि हमने रणवीर को राम रखा है, यश को रावण रखा है, और इसके अंदर ऐसे ऐसे किरदार हैं, अरुण गोविल को दशरथ बनाया, चलो फिल्म देखने आ जाना। हम अभिनेता से फिल्म की तरफ लोगों का आकर्षण लेकर आते हैं, जबकि हॉलीवुड वाले स्टोरी से लेकर आते हैं। हॉलीवुड वाले अपने एक्टर को पहचान अपनी फिल्म से दिलाते हैं।
फिल्म एक आई, एक्टर हो सकता है कि उसके अंदर पहली बार कभी देखा ही नहीं गया था, वो इस फिल्म में इंट्रोड्यूस होता है और वो रातों रात सुपरस्टार हो जाता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, जो पेंडोरा है उसको बनाने के लिए, मतलब इवन ये जो आपका नाम अवतार जो फिल्म है, इसको बनाने के लिए जॉन कैमरन ने अपने पहले इसके दिमाग में पिक्चर को पहले डेवलप किया। मिडिल अर्थ के कंसेप्ट आर्ट को पीटर जैक्सन ने कई सालों तक दिमाग में बताया। मतलब आप ऐसे समझिए कि जितनी भी फिल्में जिन्हें आप हॉलीवुड के अंदर याद रखते हैं, उनके आइडियाज को कई कई सालों तक लेकर रखा गया है। इवन आज जब हम बात ओडिसी की कर रहे हैं, तो ओडिसी को रियल जगह जाकर शूट किया गया है, समुद्रों में रियल में जाकर शूट किया गया, जंगलों में रियल जाकर शूट किया गया, और हमने रामायण फिल्म बनाई, उसके अंदर वीएफएक्स से जंगल खड़े कर दिए, जबकि भारत के अंदर प्रचुर मात्रा में जंगल है। तो हम कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के उस बोझ में आ जाते हैं कि नहीं, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा भव्यता दिखा पाएंगे। इंसेप्शन के बारे में कहते हैं कि इंसेप्शन को 10 साल से भी ज्यादा समय लगा था, अवतार को बनने के लिए 15 साल से ज्यादा का समय लगा था, बॉयहुड नाम की फिल्म के लिए तो बचपन जिया था बकायदा। मतलब डायरेक्टर एक बच्चे के जीवन में रियल में क्या परिवर्तन आ रहे हैं, 12 साल तक उसने नोटिस करते हुए वो फिल्म बनाई थी। ऐसे ही डेविड सीडलर की द किंग्स स्पीच, इसके बारे में तो कहानी बड़ी रोचक है। कहते हैं कि इसमें डेविड सीडलर खुद बचपन में हकलाने की समस्या से जूझ रहे थे। वो किंग 6 की कहानी को दिखाना चाहते थे, लेकिन महारानी ने कहा कि जीते जी वो नहीं चाहती कि उनके पति के ऊपर फिल्म बने। तो ऐसे में वो क्वीन के मरने तक का इंतजार किए। जब क्वीन चली गई तो 2005 का किया हुआ काम 2010 में जाकर उन्होंने खत्म किया, और तब जाकर वो फिल्म बाहर निकाल पाए। और इंडियन सिनेमा पहले घोषणा हो जाएगी, साहब जी ये रावण बन रहा है, ये राम बन रहा है, आ जाइए और फिल्म देखने आ जाइए। संस्कृति के नाम पर भारत के अंदर खूब सारे रिसर्च स्कॉलर रहे, खूब प्रकांड पंडित रहे, विद्वान रहे, रिसर्चर्स रहे, लेकिन हमारे फिल्मों के अंदर कभी रिसर्चर्स का नाम हाईलाइट नहीं होता। हमारे यहां पर होता है कि सुनो संगीत इसने दे दिया है, सेट ये तैयार कर रहा है, इतने करोड़, सबसे बड़ी चर्चा इतने करोड़। इससे क्या होता है, हमारे देश के अंदर जैसे ही फिल्म लॉन्च होती है, तुरंत इतने करोड़ की बनी है, चलो देख के आओ, आपके ऊपर एक बोझा डाल दिया कि देख लो, नहीं तो पता नहीं क्या होगा। लेकिन ऐसा है नहीं कि सारी फिल्मों के साथ ऐसा हुआ। मुगले आजम जो फिल्म है उसको बनाने में 16 साल लगे थे। संजय लीला भंसाली ने बाजीराव मस्तानी को बनाने में 12 साल लगाए थे, उस आइडिया के साथ बैठे थे। इवन बाहुबली, बाहुबली के बारे में भी कहा जाता है कि 5 साल से ज्यादा वक्त लगा था इन्हें। बाहुबली एसएस राजामौली की फिल्म है, और एसएस राजामौली के जो पिताजी थे, उन्होंने ये फिल्म सोची थी, और सोची थी महारानी के इर्द गिर्द, शिवगामी के इर्द गिर्द। फिर उन्होंने कटप्पा के इर्द गिर्द एक कहानी और सोची थी, फिर एसएस राजामौली ने दोनों को मिला करके एक नई कहानी रची, और वो कहानी फिर जीवंत होकर के निकली, और आज आपके दिमाग में वो याद है। असल क्या है ना कि हमारे यहां पर जो स्टार वार चल रहा है, राम कौन रावण कौन, उसके चलते हम ये भूल जाते हैं कि लोगों को एक वो एक्सपीरियंस भी देना है जो आगे चलता आएगा। आप देखिए ना, आज हॉलीवुड के अंदर अगर आपको हैरी पॉटर के बारे में चर्चा करनी है, घर घर के अंदर चर्चा का विषय है हैरी पॉटर। हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं होता, हमारा पात्र बदलता रहता है, सबको पात्र के साथ साथ पैसे कमाने की जल्दबाजी हो सकती है, कुछ भी है। लेकिन कुल मिलाकर के इसी बहस में जाकर फाइनली फिर लैंडिंग होती है कि साहब फिर तो उस दौर की बनी हुई रामायण ही सही थी। जब जिस समय पर ये रामायण बनकर आई थी, उस रामायण के अनुभव, और या फिर आज के भी समय पर हॉटस्टार में जो सिया के राम के अंदर किरदार का अभिनय हुआ, उसको हम हमेशा लोग हम उस कहानी के साथ साथ याद रखने का प्रयास करते हैं। तो कुल मिलाकर के हमारे देश के अंदर प्रॉब्लम बजट नहीं है, हमारे देश के अंदर बजट से ज्यादा प्रॉब्लम विजन है, डायरेक्टर्स के दिमाग के अंदर की रिसर्च है। हमारे डायरेक्टर्स अगर हॉलीवुड की तरह उस रिसर्च को सोच करके और फिर जमीन पर या कैनवास पर उतारने का प्रयास करें। आप में से कुछ लोग इस बहस के साथ हो सकते हैं कि सर बहुत सी फिल्में ऐसी भी तो आई जो फेल मार गई, बहुत रिसर्च और बहुत मेहनत हुई थी फिर फेल मार गई। बिल्कुल ठीक है, ऐसा सिनेमा भी हो जो इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए भी तैयार हो कि आप कोई आर्ट वर्क लेकर आएंगे तो हम उसे अप्रिशिएट जरूर करेंगे। ऐसा नहीं हो कि बिना बड़े फेस के अगर कोई फिल्म आ गई तो उस फिल्म को देखने कोई ना पहुंचे। लेकिन भारतीय सिनेमा धीरे धीरे बहुत मैच्योर होता जा रहा है। जब से हम लोग ओटीटी पर फिल्में देखने लगे हैं, तो फिल्मों को समझने लगे हैं, कहानियों को समझने लगे हैं। अब हमें यह बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता कि इस स्टार को लिया था इसलिए आप फिल्म को देखने आ जाओ, या इसमें इतने सिक्वल और इतने मारधाड़ के सीन थे देखने आ जाओ। नहीं, अब हमें स्टोरी भी चाहिए, हमें किरदार भी चाहिए। ओटीटी ने कम से कम उसका जो डेमोक्रेटाइजेशन किया है, यानी कि सीन्स को पहुंचाने का जो आसान रास्ता आप तक पहुंचाया है, उसने आपके अंदर समझ तो विकसित करी ही है। आज बाहुबली बार बार मैं इसीलिए याद दिलाता हूं कि बाहुबली का जहां सेट बना था, आज लोग वहां घूमने जाते हैं। बाहुबली का रामोजी फिल्म के अंदर जो सेट है वो लोगों का घूमने का विषय बना हुआ है। तो ये अपने आप में एक लर्निंग है। ठीक है साहब, तो कुल मिलाकर के हमको साहब गुणवत्ता लेकर आनी चाहिए बॉलीवुड वालों। कुल मिलाकर यही सारी बात है। भारत अपने पास ऐसी ऐसी ऐतिहासिक कहानियां रखता है, हमारी रामायण, हमारी महाभारत हमारा रियल इतिहास है। हम इनके ऊपर अगर वाकई में अगर बहुत अच्छे से काम करने में कामयाब हो जाएं, तो हम दुनिया को दिखाने के लिए, और दुनिया को इसलिए क्योंकि आप भारत को सॉफ्ट पावर के रूप में पिच कर सकते हो। अब सोचिए ना कि एक फिल्म आती है क्रिस्टोफर नोलन, वो आकर ग्रीस का 3000 साल पुराना इतिहास ले आते हैं, पूरी दुनिया जानना चाहती है
पता नहीं ग्रीस कितना था। ऐसे 300 करके फिल्म थी। स्पार्टन्स के बारे में लोग जानना चाहते हैं कि स्पार्टन्स बड़े लड़ाका हुआ करते थे। हमारे देश में तो ना जाने कितनी ही कहानियां हैं। बस उन कहानियों को वाकई में अगर उस आत्मा के साथ विकसित किया जाए तो फिल्में अपना लंबा प्रभाव छोड़ती हैं और वैश्विक पटल पर पहचानी जाती हैं। बाकी आप लोग इसे कैसे देखते हैं जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी हाँ, ये जो हमारा स्टेज फोबिया को लेकर के वेबिनार हो रहा है इस रविवार रात 8 बजे, उसे ज्वाइन करने के लिए लिंक कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। आप जाकर उसे ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।